हेलो 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 तो हमने जो पिछले आर्टिकल्स थे उनमें वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी और वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बनाए। मतलब हमने जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है, हमारे पास जो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है और जो एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड बोला था हमारे पास ये है, और वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड v नॉट हमने लिया था, और एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड हमने a नॉट लिया था। तो इन तीनों की वेरिएशन ओमेगा के साथ किस तरह से हमारे पास होती है, मतलब a वर्सेज ओमेगा, v नॉट वर्सेज ओमेगा और a नॉट वर्सेज ओमेगा, हमने जो है इनकी वेरिएशन देखी और उसके जो ग्राफ्स हैं वो भी यहाँ पे बनाए। तो इसके बाद लास्ट में इन्होंने एक एग्रीगेट सा रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जितने भी हमने सारी चीजें की इनकी वेरिएशन हमने ओमेगा के साथ की। तो यहाँ पे एक टेबल सा इन्होंने बनाया हुआ है कि हमारे पास जो इस साइड हमारे पास रहेंगे वो रहेगा हमारे पास a, तो a है हमारे पास x का एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड हमने a लिया था, तो a की वैल्यू जो हमारे पास थी वो थी हमारे पास f नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा ZM। तो ये हमने वहां पे फाइंड आउट किया था कि a एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास f नॉट बाई ZM हमारे पास होता है। और इसके केस में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, या जिसको हम रेजोनेंस भी बोलते हैं, जहां पे हमें पीक वैल्यू देखने को मिलती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की पीक वैल्यू हमने देखी थी वो देखी थी हमने ओमेगा डैश पे, और ये हमारे पास था s बाई एम माइनस आर स्क्र डिवाइडेड बाई 4m स्क्र का अंडरूट। तो ये थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ए, जो बीच में हमें पीक देखने को मिली थी, वहां पे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास ओमेगा डैश के बराबर हमारे पास थी। और फिर हमने जो है तीन चीजों की बात यहाँ पे की थी। तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि हमारे पास ओमेगा जो है, तो हमारे पास वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड हमारे पास है, ओमेगा नहीं, हमारे पास वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड की अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे तीन केसेस आपके लिए थे। एक ओमेगा 0 पे, और यहाँ पे मैंने बोला था कि हमारे पास जो ओमेगा है वो लो ओमेगा पे, और यहाँ पे हाई ओमेगा पे, और ये हमारे पास रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे मतलब कि जहां पे आपकी एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है उसको हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड की, तो हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड ओमेगा 0 पे, जब आपका ओमेगा 10 to 0 है तो हमारे पास f नॉट बाई एस होता है, और हाई ओमेगा पे एम्पलीट्यूड हमारे पास 0 होता है, और
पीक वैल्यू कहाँ पे होती है, वो हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट डैश आर, ये हमें पीक वैल्यू वहां पे जो है देखने को मिलती है। और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एट, नेक्स्ट यहां पे हम बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट, कहां पे हमारे पास होता है, वो हमें लो फ्रीक्वेंसी के केस में, तो लो ओमेगा पे। तो यहां पे आपको दिख भी रहा है कि जब हमने ओमेगा टेंड टू 0 लिया तो यहाँ पे ओमेगा नहीं है आपके पास, क्योंकि एफ नॉट एक फोर्स है हमारे पास, एस हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ओमेगा नहीं है इसमें, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एट लो वैल्यू ऑफ ओमेगा या एट लो वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया जो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बात की। उसी तरह से हम वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड की बात भी करेंगे। तो वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड को हम v नॉट से लिखते हैं, और जो v नॉट हमारे पास होता है वो एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम होता है। तो ये मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड पता है तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड उससे ओमेगा टाइम ज्यादा होता है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, और वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड को दोबारा ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड हमारे पास इतना होता है। और हमारे पास जो इस केस में आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो अंडर ऑफ एस बाई एम हमारे पास होती है, क्योंकि मैक्सिमा जो होता है इसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर आता है आपके पास। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे आप वेलोसिटी का ओमेगा के साथ में, तो आप वहां पे क्या देखते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम कितने पे होता है, अंडर ऑफ एस बाई एम पे। और जो हमारे पास यहाँ पे लो वैल्यू ऑफ ओमेगा पे वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड 0 होता है, और हाई वैल्यू पे भी वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड 0 होता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी एफ नॉट बाई आर पे आती है। एफ नॉट बाई आर पे वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई ओमेगा, सॉरी हाई ओमेगा नहीं, रेजोनेंस पे, क्योंकि ये जो है ये रेजोनेंस पे हमारे पास हम क्या बोल रहे हैं कि रेजोनेंस पे हमारे पास जो ओमेगा है वो नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का हो गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो एक्सेलरेशन का हमने किया था, एक्सेलरेशन को हम ए नॉट से लिखते हैं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहीं से लिख सकते हैं, ओमेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम हमारे पास होती है। और मैंने बोला था कि ये हमारे पास ओमेगा डैश पे आपका जो है ओमेगा डबल डैश पे जो है मैक्सिमम आता है, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ओमेगा डबल डैश पे हमारे पास मैक्सिमम आता है, और ओमेगा डबल डैश हमारे पास क्या होता है 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2sm माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस फ्रीक्वेंसी पे एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम होता है, इस फ्रीक्वेंसी पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है कि हमें रेजोनेंस जो है इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पे देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोलता है कि एम्पलीट्यूड एक्सेलरेशन का 0 होता है एट ओमेगा 0, और मैक्सिमम होता है हमारे पास एफ नॉट बाई एम, सॉरी हाई वैल्यू ऑफ ओमेगा पे एम्पलीट्यूड आपका एफ नॉट बाई एम होता है। और फिर हमारे पास रेजोनेंस जो आती है वो ओमेगा डबल डैश पे आती है, ओमेगा डबल डैश पे हमारे पास जो है रेजोनेंस आती है। लेकिन ओमेगा डबल डैश पे जो हमारे पास आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आती है। तो ये इसकी वैल्यू अगर हम कहें तो ये हमारे पास होगा ओमेगा डबल डैश एफ नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा डबल डैश एम माइनस एस बाई ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हमारे पास आता है, और यहाँ पे 1/2। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। आपको पता है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम।
हमने यहाँ पे सिर्फ ओमेगा की जगह ओमेगा डैश ही पुट किया, तो ए ओमेगा एफ नॉट है तो यहाँ पे ओमेगा डबल डैश आ गया एफ नॉट, लेकिन जेड एम की वैल्यू क्या होती है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा स्क्वायर रेज पावर 1/2। तो इसलिए जहां पे भी ओमेगा था वहां पे हमने ओमेगा डबल डैश लिखना है, तो वो हमारे पास यहाँ पे वहां पे हम बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इस फ्रीक्वेंसी पे आपके पास जो है होगी एक्सेलेरेशन की। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड आपका इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पे होगा हमारे पास, जब हाई ओमेगा होगा। तो यहाँ पे एफ नॉट बाई एम है तो इसमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, तो इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे ये हमारे पास जो है हाई फ्रीक्वेंसी पे जो एम्पलीट्यूड है एक्सेलेरेशन का वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो एक कंबाइंड स्टडी है, जितना भी हमने पिछले आर्टिकल किए सारे, डिस्प्लेसमेंट की ओमेगा के साथ वेरिएशन, वेलोसिटी की ओमेगा के साथ वेरिएशन और एक्सेलेरेशन की ओमेगा के साथ वेरिएशन। तो इस तरह से हम इसको इस टेबल में रिमाइंड कर सकते हैं। टेबल आप खुद बनाने की सोचें कि आपने जो पीछे का किया हुआ है वो आपको याद है कि नहीं है। तो अगर आप उसको खुद बनाने की सोचेंगे तो अगर आपको पिछला याद होगा तो इससे आप जो है इसको याद रख सकते हैं इस टेबल से। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास पावर इन ए फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। पावर इन ए फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। हमारे पास जो फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर होता है उसकी हमारे पास जो कितनी पावर एक तरह से मिलती है जब उसको ड्राइविंग फोर्स लगती है। तो आपको पता है फोर्स्ड ऑसिलेटर ड्राइविंग फोर्स के साथ आपका ऑसिलेट होता है, तो कितनी पावर उस ऑसिलेटर को आपकी मिलती है वो हम इस आर्टिकल में यहाँ पे देखेंगे। लेकिन बोलता है कि जो पावर होती है हमारे पास, पावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, बोलते हैं इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर बोलते हैं, या dw/dt इसको हम बोल सकते हैं। तो dw/dt हमारे पास जो पावर होती है, dw/dt, w यहाँ पे हमारे पास वर्क है, तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क मतलब कि किस रेट के साथ आपका जो काम होगा या हो रहा है वो हमारे पास जो है पावर होता है। लेकिन पावर इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि जो फोर्स हम ले रहे हैं उसका रियल पार्ट लेंगे। तो आपको पता है कि फोर्स का जो रियल पार्ट होता है वो एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी हमारे पास होता है, ये फोर्स का रियल पार्ट है। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का भी हम यहाँ पे रियल पार्ट लेंगे, तो वो हमारे पास होगी एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। ये हमारे पास जो है रियल पार्ट दोनों ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो हम सिंपली ये बोल देते हैं कि जो भी हम यहाँ पे सोच रहे हैं कर रहे हैं वो इन रियलिटी कर रहे हैं। रियल पार्ट हम अप्लाइड फोर्स के भी कर रहे हैं जो ड्राइविंग फोर्स है आपके पास, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी हम ले रहे हैं रियल पार्ट। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे साइन नहीं, कॉस नहीं आएगा रियल पार्ट में, यहाँ पे साइन आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम। तो जब यहाँ पे माइनस आयोटा होता है और आप ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी को ओपन करते हैं तो साइन के साथ भी आयोटा होता है, बाहर वाला आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो साइन वाला पोर्शन है उसको ही रियल पार्ट बनाता है। तो ये वहां पे भी है, तो इसलिए एक्स का रियल पार्ट हमारे पास जो है साइन वाला यहाँ पे हमारे पास आएगा। और जो जेड एम की वैल्यू हमारे पास होती है, जेड एम की वैल्यू भी आपने पहले लिखी हुई है कि जेड एम हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर का रूट हमारे पास होती है। तो बता कि जो ऑसिलेटर के ऊपर फोर्स लग रही है, तो बता उस फोर्स की वजह से जो आपका ऑसिलेटर है वो आपका जो है मान लो dx डिस्टेंस से मूव होता है, ऑसिलेटर जो है dx डिस्टेंस से मूव होता है हमारे पास, तो उस केस में जो वर्क डन हमारे पास होगा dw विल बी इक्वल टू f इंटू dx। अगर ड्राइविंग फोर्स मान लो F फोर्स
आपकी उस ऑसिलेटर को प्रोवाइड करवा रही है और वो ऑसिलेटर जो है dx डिस्टेंस से मूव होता है फोर्स की वजह से, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो हमारे पास जो dw विल बी इक्वल टू f इंटू dx। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो पावर है, अभी हमने ऊपर लिखा था कि हमारे पास जो dw बाई dt हमारे पास होती है, तो इसलिए dw की जगह हम यहाँ पे f इंटू dx बाई dt यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पावर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को निकालने के लिए आपको f इंटू डी एक्स बाई डी टी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। f आपके पास आपको पता है क्या है, एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, लेकिन डी एक्स बाई डी टी आपको निकालना पड़ेगा जो क्या होता है, वेलोसिटी होती है। x आपके पास है, आप डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं, तो x है आपके पास, तो x से अगर हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, इट विल बी एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम इंटू ओमेगा और कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। तो एफ नॉट बाई जेड एम साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 5 का डेरिवेटिव भी आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास ओमेगा बाहर आपका आएगा, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा एफ नॉट ओमेगा जेड एम इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा किससे, ओमेगा आपका कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास जो dx बाई डी टी यहाँ पे बनेगा वो हमारे पास बनेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। तो ये हमारे पास जो dx बाई डी टी यहाँ पे अब आपने पुट करना है, तो जो हमने पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ डी एक्स बाई डी टी, इसमें हमने दोनों वैल्यू पुट करनी है, एक तो फोर्स की भी और एक dx बाई डी टी की भी। तो इसका मतलब पावर हमारे पास क्या बनेगी, पावर बनेगी, पहले फोर्स आएगी, फोर्स है हमारे पास एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये होगी हमारे पास फोर्स, और फिर आएगा कि हमारे पास dx बाई डी टी, लेकिन dx बाई डी टी अभी आपने कैलकुलेट किया जो कि एफ नॉट बाई जेड एम और कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 हमारे पास है। तो इस तरह से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एफ नॉट यहाँ पे 2 बार है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास जो बनेगा इट विल बी एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड एम, और ये हमारे पास बनेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, तो एफ नॉट का स्क्वायर जेड एम बटे में है कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो ये आ गई हमारे पास P की वैल्यू। अब ये जो P की वैल्यू है हमारे पास, इसको हम पावर, एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो बताए अब हमने एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर ओवर वन टाइम पीरियड, ये हमने निकालनी है एवरेज पावर ओवर वन टाइम पीरियड। तो आपको पता है ये जो पावर यहाँ पे आपके पास आ रही है, जो हमने यहाँ पे ये निकाली हुई है पावर, ये पावर है हमारे पास इन दी टाइम टी, ये हमारे पास है पावर इन दी टाइम टी, और ये टाइम कितना भी आपका हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप ये फिक्स वैल्यू है, टी यहाँ पे वेरिएबल है तो ये टाइम कितना भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे निकालनी है सिर्फ एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, मतलब एक टाइम पीरियड मतलब कि एक ऑसिलेशन को होने में जितना टाइम लगता है, क्योंकि इसमें ऑसिलेशन तो चलती रहेगी, ऑसिलेटर है, लेकिन एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लगता है उसको हम एक टाइम पीरियड बोलते हैं, और इस एक टाइम पीरियड में हमने एवरेज पावर यहाँ पे निकालनी है। तो इसलिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा यहाँ पे एवरेज पावर निकालने का, वो हमारे पास होगा P एवरेज इक्वल टू 1 बाई टी 0 टू टी P इंटू डी टी। तो ऐसा हमने एक आर्टिकल पहले भी किया हुआ है कि हम टाइम ले रहे हैं 0 से लेकर के कैपिटल टी तक, वो क्या हुआ एक टाइम पीरियड, उस एक टाइम पीरियड में हम सारी पावर्स को ऐड कर रहे हैं जो हमने 0 से लेकर के टी तक सभी टाइम के बीच में देखी।
मान लो T1 T2 T3 T4 ये सारे टाइम हैं आपके पूरे 0 से T तक, मतलब 0 से T तक आपको आपने जो छोटे छोटे टाइम में डिवाइड कर दिया और उन छोटे छोटे टाइम में आपने पावर निकाली। अब आपके पास वो अलग अलग टाइम पे पावर निकल गई, आप क्या करेंगे उन सभी को ऐड करेंगे। तो आपको पता है समीशन के साइन से वैसे हम ऐड करते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड अगर आपके बहुत छोटे छोटे होंगे तो उस केस में समीशन साइन को हम इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, 0 से लेकर के T तक सभी पावर को ऐड किया और डिवाइडेड बाय T किया, क्योंकि एक टाइम पीरियड में हमने निकालना था। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर सभी टाइम में हमारे पास पावर इतनी हुई तो एक टाइम पीरियड में कितनी होगी, डिवाइडेड बाय T। तो इसलिए एक टाइम पीरियड में पावर निकालने के लिए हमने जो है इसको इस फॉर्मूले को यहाँ पे चूज किया। तो अब हम यहाँ पे जो P कैलकुलेट किया है वो इस एक्सप्रेशन में हम निकालेंगे, तो हमारे पास P एवरेज आपकी आ जाएगी। तो P एवरेज की वैल्यू आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे 1/T और 0 to T और P है हमारे पास एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZM, और यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी और यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी। तो यहाँ पे जस्ट हमने P की वैल्यू पुट की जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, सॉरी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की ये वाली, इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे P एवरेज की वैल्यू निकालने में यूज किया। तो ये हमारे पास जो P एवरेज की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और इंटीग्रेट करना है। तो सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे, तो जो P एवरेज है इसको हम लिखेंगे 1/T 0 to T एफ नॉट का स्क्वायर बाई 2m सॉरी ZM, और यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी, लेकिन आगे है हमारे पास कॉस ओमेगा टी माइनस 5 मतलब कॉस ऑफ A माइनस बी, और कॉस ऑफ A माइनस बी हमारे पास क्या होता है, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। तो वही हमने यहाँ पे इसको ओपन किया। तो इसको ओपन करने से हमारे पास यहाँ पे अब हम ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो P एवरेज हमारे पास जो है 1/T 0 to T और यहाँ पे एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZM, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी यहाँ भी है और यहाँ भी है, और साथ में आएगा आपका कॉस ऑफ 5, और उस तरह से यहाँ दूसरे में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी और साइन ऑफ 5 इंटू डी टी, ये हमारे पास इस तरह से आपका। लेकिन एफ नॉट का स्क्वायर बाई ZM आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो एफ नॉट का स्क्वायर बाई ZM है इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो P एवरेज है, P एवरेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T इंटू ZM, क्योंकि यहाँ पे T भी है साथ में और ZM को भी हम इसके साथ में कर लेते हैं। तो एफ नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 से T और कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ 5 और प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ 5 इंटू डी टी, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन बना इसको हम कॉस और साइन के जो रिलेशन होते हैं उससे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर यहाँ पे हम क्या करें कि जो दूसरे वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ 2 ओमेगा आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो इसको हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी होता है वो 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपने साइन ऑफ 2 थीटा के लिए पढ़ा हुआ है। साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
तो यहाँ भी वही चीज है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, लेकिन 2 की कमी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। और जो हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा होता है वो आपको पता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इसमें से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, और एक कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये है। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को आपने चेंज करना है किसमें, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और जो यहाँ पे 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है वो आपका बनेगा कॉस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। तो जब हम ये चीज यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी जेड एम और 0 टू टी, और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 5। तो ये आ गया पहले वाला पार्ट। तो कॉस के ओमेगा टी को हमने लिख लिया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और साथ में है कॉस ऑफ 5। और फिर दूसरे वाला पार्ट भी हम इस तरह से करेंगे, तो ये हमारे पास जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 5, तो इंटू डी टी। तो साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और 2, इसको हमने साइन ऑफ 2 ओमेगा टी के बराबर पुट किया, बटे में 2 है, और साथ में आगे साइन ऑफ 5 है, तो इंटू डी टी। ये हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे बन गया। अब हम इसको ही इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके अगर देखो तो आप ये आपके 3 पार्ट बनेंगे। पहला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या बनेगा, एफ नॉट का स्क्वायर बाई टी जेड एम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले वाला पार्ट 0 टू टी और कॉस ऑफ 5 बाई 2, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या बनेगा, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। तो 2 भी हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 हटा देते हैं, तो 2 भी हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा, यहाँ पे 2 चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा सिर्फ कॉस ऑफ 5 इंटू डी टी। और जो दूसरे वाला पार्ट हमारे पास बचेगा वो बचेगा 0 टू टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ 5 इंटू डी टी। और जो तीसरे वाला पार्ट हमारे पास बना वो बना 0 टू टी और साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ 5 इंटू डी टी। ये 3 पार्ट हमारे पास यहाँ पे इस इंटीग्रल के बनेंगे। लेकिन ये बोलता है कि कॉस ऑफ 5 तो हमारे पास इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो इसको आप इंटीग्रल साइन से बाहर ले सकते हैं। पहले वाले पार्ट में भी कॉस ऑफ 5 को बाहर ले लें इंटीग्रल से, दूसरे वाले पार्ट में भी इसको बाहर ले लें, और तीसरे वाले पार्ट में भी हम इसको जो बाहर ले लें। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा एफ नॉट का स्क्वायर बाई 2 टी जेड एम, और यहाँ पे हमारे पास आ गया आपका कॉस ऑफ 5 0 टू टी 1 इंटू डी टी, और प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ 5 बाहर आ गया 0 टू टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, और यहाँ भी साइन ऑफ 5 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 0 टू टी और साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। लेकिन ये बोलता है कि हमारे पास जो 0 टू टी 2 ओमेगा टी और 0 टू टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी होता है, इनका इंटीग्रल जो है 0 होता है दोनों का। तो इंटीग्रल इनका इंटीग्रल हमारे पास जो 0 होता है, क्योंकि जो इवन या ऑड फंक्शन होते हैं इसका एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, जो इवन और ऑड फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन अगर आप 0 से a लेते हैं तो हमारे पास दोनों जो है इस तरह से यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहले वाला पार्ट है वही आपके पास बचेगा। तो पहले वाले पार्ट को ही अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बचेगा वो पी एवरेज विल बी इक्वल टू एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टी जेड एम, और
यहाँ पे हमारे पास बचेगा आपका कॉस ऑफ फाई, और 0 टू टी 1 इंटू डी टी की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी वो सिंपल टी होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे टी यहाँ पे बचेगा। जब आप लिमिट पुट कर लेंगे 0 टू टी 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगी, सिर्फ स्मॉल टी, और जब आप लिमिट पुट करोगे तो स्मॉल टी में ऊपर वाली लिमिट ही आएगी जो कि टी ही हमारे पास बचेगा। तो इस ऊपर वाले टी से ये नीचे वाला टी यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो पी एवरेज की वैल्यू यहाँ पे आपके पास बचेगी वो हमारे पास बचेगी आपकी एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2zm इंटू कॉस ऑफ फाई। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया एवरेज पावर इन ए फोर्स्ड ऑसिलेटर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर फॉर ए फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो बोलता है यहां पे जो कॉस ऑफ फाई है इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो बोलता है कॉस ऑफ फाई को हम जो है पावर फैक्टर बोलते हैं। इसको हम पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एवरेज पावर है वो डिपेंड उस पर करती है, क्योंकि यहाँ पे एफ नॉट स्क्वायर बाई 2zm तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉस फाई की वैल्यू आपको पता है कि कॉस की वैल्यू चेंज करती है। जब फाई आपका चेंज होगा तो कॉस की वैल्यू हमारे पास चेंज करती है फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। तो बोलता है पावर डिसाइड होगी, जो एवरेज पावर डिसाइड होगी इस कॉस फंक्शन की वजह से, तो इसलिए हम इसको पावर फैक्टर बोलते हैं कि दिस कॉस फाई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरेज पावर। तो इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इसे नेक्स्ट आर्टिकल है वो इस पे डिपेंड है, और उसके अगला भी उसी आर्टिकल पे हमारे पास जो डिपेंड है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इसी के साथ में हम करेंगे, वो हमारे पास वेरिएशन ऑफ एवरेज पावर। तो हम ऐसा करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं कि हमने जो अभी एक्सप्रेशन निकाला कि हमारे पास पी एवरेज आपका आया वो आया एफ नॉट का स्क्वायर बाई 2zm और कॉस ऑफ फाई। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास वेरिएशन ऑफ एवरेज पावर, वेरिएशन ऑफ एवरेज पावर विथ ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो जैसे हमने पहले वेरिएशन देखी थी x की ओमेगा के साथ, v की ओमेगा के साथ और a की ओमेगा के साथ, वैसे ही वेरिएशन हमने जो हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला निकाला हुआ है उसकी हमने ओमेगा के साथ वेरिएशन देखनी है। तो आपको यहाँ पे क्लियर ही होगा थोड़ा सा कि इसमें ओमेगा कहाँ पे है, zm में, zm के अंदर ओमेगा होता है। तो हमने उस ओमेगा को वेरी करना है और यहाँ पे वेरिएशन देखनी है। तो बताइए यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो जो टेंजेंट ऑफ फाई हमारे पास होता था वो होता था ओमेगा m माइनस एस बाई ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास जो टेंजेंट ऑफ फाई होता था। लेकिन अगर आप देखो एवरेज पावर में आपके पास कॉस ऑफ फाई है, एवरेज पावर में आपके पास कॉस ऑफ फाई है, लेकिन टेंजेंट फाई को कैलकुलेट करने के लिए हमें मतलब हमारे पास टेंजेंट फाई है वैल्यू, लेकिन कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास है नहीं, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक सिंपल सा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में दिया हुआ है एक कंसेप्ट कि आपके पास जो साइन थीटा होता है क्या होता है p अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन एच, और टेंजेंट थीटा क्या होता है p अपॉन b। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा आपको दिया हुआ है, तो टेंजेंट थीटा का मतलब क्या है कि ऊपर क्या है परपेंडिकुलर और नीचे क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ ओमेगा m माइनस एस बाई ओमेगा, और आपका बेस कितना हुआ r। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको परपेंडिकुलर भी मिल गया बेस भी मिल गया, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा m माइनस एस बाई ओमेगा का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो हम क्या बोलेंगे कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसलिए अब ये तीनों निकल गए। अब आप कोई भी थीटा निकाल सकते हैं। तो बोलता है आप cos ऑफ फाई भी निकाल सकते हैं इससे, लेकिन cos ऑफ फाई हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है r और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास r स्क्वायर प्लस ओमेगा m माइनस s बाई ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये cos ऑफ फाई हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि cos ऑफ फाई आपका जो होगा वो r बाई जेड के बराबर होगा, क्योंकि नीचे ये क्या होता है जेड होता है, इसकी वैल्यू जेड है। तो यहाँ पे हमने cos ऑफ फाई को यहाँ पे r बाई जेड इसको लिख दिया कि हमारे पास जो है ये cos ऑफ फाई की वैल्यू है। तो इस आर्टिकल में तो इसकी हमें जरूरत पड़नी नहीं है कि cos फाई r डिवाइडेड बाई जेड होता है, लेकिन इससे अगले वाला जो आर्टिकल है वहां हम इसका यूज जरूर करेंगे कि हमारे पास जो cos फाई है वो r बाई जेड के बराबर होता है। तो अगले आर्टिकल में हम इसका यूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो पी एवरेज है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, लेकिन फिर हम देखेंगे कि पी एवरेज हमारे पास जो है किस तरह से आपकी वेरी करती है, क्योंकि पी एवरेज की वैल्यू अभी हमने लिखी थी कि हमारे पास एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जेड एम, तो हमारे पास इसकी वैल्यू थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि केस 1 आपका लेते हैं, पहला केस। तो केस 1 हमारे पास क्या होता है लो फ्रिक्वेंसी ओमेगा टेंड टू 0। तो जब ओमेगा टेंड टू 0 आपका होता है तो उस केस में हमारे पास ओमेगा को आप 0 के इक्विवेलेंट लेते हैं। तो मैं इस चीज के बारे में अभी बात कर रहा हूँ r बाई जेड एम। तो इस केस में हमारे पास जो आपकी s बाई ओमेगा है दैट टेंड टू इंफिनिटी। तो हमने सभी आर्टिकल में किया हुआ है, ओमेगा अगर 0 है तो s बाई ओमेगा टेंड टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास स्टिफनेस टर्म है वो डोमिनेट कर रही है जिसमें s है। तो ये हमारे पास इस केस में डोमिनेट करती है, और इस केस में जो हमारे पास जेड की वैल्यू आपकी आएगी वो जेड की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी आएगी। तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाली टर्म आपकी डोमिनेट करेगी, जो s बाई ओमेगा है ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी, और जो पहली दो टर्म है r स्क्वायर और ओमेगा m इनको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो जब यहाँ पे क्या बचेगा r डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय ओमेगा, और वो ओमेगा ऊपर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे cos ऑफ फाई आपका कितना आएगा 0, क्योंकि ओमेगा ऊपर आ गया और हम ओमेगा टेंड टू 0 ले रहे हैं। तो उस केस में जेडम हमारा जो इन्फिनिटी यहाँ पे आपका आ जाएगा, और जेडम अगर इन्फिनिटी आ गया तो cos फाई कितना आएगा 0। तो इसका मतलब ओमेगा टेंड टू 0 है, तो उस केस में जो हमारे पास cos ऑफ फाई है वो हमारे पास जो 0 यहाँ पे आएगा। तो जब cos ऑफ फाई 0 आ गया तो जो पावर का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है इसमें है cos फाई। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी टेबल बनाए जैसा हम पहले बना रहे थे कि जब आपने ओमेगा यहाँ पे लिया और यहाँ पे आपने एवरेज पावर ली, तो हमने बोला फ्रीक्वेंसी आपकी है 0। तो फ्रीक्वेंसी है 0, तो जब फ्रीक्वेंसी टेंड टू 0 है तो s बाई ओमेगा इन्फिनिटी होता है, और जेडम हमारे पास इन्फिनिटी निकलेगा। जेडम इन्फिनिटी निकल गया तो cos फाई आपका 0 निकलेगा, और cos फाई 0 निकला तो पी एवरेज में cos फाई है, तो इसलिए पी एवरेज भी आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी वाला केस। अब हम बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वाले केस की। तो अब जो सेकंड केस है वो हमारे पास है हाई फ्रिक्वेंसी वाला। तो केस 2 में हम बोलेंगे कि केस 2 में ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी। तो अगर हम ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी लेते हैं तो आपको पता है यहाँ पे जो cos ऑफ फाई में है उसको आप देख रहे हैं cos ऑफ फाई को। हम cos ऑफ फाई को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पी एवरेज में cos ऑफ फाई है, और आप बोल रहे थे ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी, तो ओमेगा एम डोमिनेट करेगा। ओमेगा एम डोमिनेट करेगा क्योंकि ये आपके पास सबसे ज्यादा होगा ओमेगा की वजह से। ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी है
लेकिन S बाई ओमेगा 0 हो जाएगा, R भी बहुत कम है, तो इसलिए ओमेगा M आपका डोमिनेट करेगा, लेकिन ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे इन्फिनिटी ले रहे हैं और समथिंग बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो इसलिए cos फाई अगेन 0 आ जाएगा। तो cos फाई 0 आ गया तो एवरेज पावर यहाँ पे आपके पास एवरेज पावर अगेन आपकी जो है यहाँ पे 0 आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि एट लो वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड एट हाई वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास एवरेज पावर है वो आपकी 0 ही आती है। लेकिन जो तीसरा केस है हमारे पास वो है कि मैक्सिमम कहाँ पे आएगी। तो बोलता है मान लो जो केस थर्ड है, हम केस 3 लेते हैं। अब तो केस 3 में हम क्या लेते हैं कि ओमेगा को ओमेगा नॉट ले लेते हैं, और ओमेगा नॉट क्या होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, जो कि हम अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो जब हम इसको लेते हैं, ये पार्ट भी आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ अगर आपको याद होगा, तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर है, जो कि हमारे पास जेड एम में होता है, और ये जेड एम कहाँ है कॉस के बटे में दूसरी साइड। तो जब हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट लेते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। ये हमने 3-4 बार कैलकुलेट किया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, ओमेगा को हमने ओमेगा नॉट लिया, मतलब अंडरूट ऑफ एस बाई एम लिया, फिर हम एम को क्या लिखते थे अंडरूट एम इंटू अंडरूट एम, और माइनस एस को हम लिखते थे अंडरूट एस मल्टीप्लाई बाय अंडरूट एस, और डिवाइडेड बाय ओमेगा है अंडरूट एस बाई एम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते तो हमारे पास ये 0 हो जाता था। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अगर हम ओमेगा को ओमेगा नॉट के बराबर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर का अंडरूट ही बचेगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में जो जेडएम है वो आपका आर ही बचेगा, जेडएम आपका यहाँ पे आर ही बचेगा। तो इसका मतलब कॉस ऑफ हाई आपका कितना बनेगा, आर डिवाइडेड बाय जेडएम, लेकिन जेडएम कितना है आर, तो कॉस ऑफ हाई आपका कितना बनेगा 1। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कॉस फाई 1 बन गया। अब कॉस फाई 1 बन गया तो एवरेज पावर कितने बनेगी, तो हम बोलेंगे जब हमने फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ली, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास पी एवरेज कितना बना एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जेड एम, लेकिन जेड एम कितना है आर, तो ये हमारे पास 2r बनेगा। तो जेड एम बन रहा है हमारे पास आर के बराबर जब हम ओमेगा नॉट के बराबर ले रहे हैं। लेकिन एवरेज पावर में हमारे पास है एफ नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ हाई, तो कॉस ऑफ हाई हमारे पास बना 1, और जो हमारे पास एफ नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, जेड हमारे पास बन रहा है यहाँ पे आर। तो जेड हमारे पास आर बन रहा है कैसे, ये मैंने यहाँ पे बताया कि ओमेगा नॉट पे ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ये आर ही बना। तो इसलिए ये हमारे पास ओमेगा नॉट कितना बचेगा एफ नॉट स्क्वायर बाई 2r। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, वो आपके पास ग्राफ किसका आ गया, ग्राफ बिटवीन एवरेज पावर विद फ्रीक्वेंसी। तो वैसे ही जैसे हम ग्राफ बनाते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पे करना है। तो इधर को हम ले लेंगे ओमेगा और इधर को हम ले लेंगे आपका पी एवरेज। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 है और जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है, तो दोनों ही केसेस में एवरेज पावर आपकी 0 होगी, लेकिन एवरेज पावर आपकी मैक्सिमम होगी एफ नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो लेंथ आपकी होगी एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। तो ये हमारे पास होगी कहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो जब हम फ्रीक्वेंसी लेंगे ओमेगा नॉट के बराबर, तो वहां पे जो एवरेज पावर हमारे पास होगी दैट विल बी मैक्सिमम। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो यहाँ भी अगर आप सोचें कि हमारे पास जो आपकी एवरेज पावर है, तो एवरेज पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे हमारे पास आर है, तो आर यहाँ पे भी जितना ज्यादा लेंगे उतना ही कम हाइट का ग्राफ बनेगा, और आर जितना ही ज्यादा लेंगे उतना ही कम लेंगे उतनी ही ज्यादा हाइट का ग्राफ बनेगा। तो जैसे हमने पिछले केसेस में किया है वो यहाँ पे भी आप वैसे ही सोच सकते हैं।
तो ये है हमारे पास वेरिएशन ऑफ एवरेज पावर विद ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी। हम क्या बोलेंगे, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जीरो को अप्रोच करती है, तो एवरेज पावर भी जीरो होती है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो एवरेज पावर मैक्सिमम होती है, और उसकी वैल्यू एफ नॉट स्क्वायर बाई 2r हमारे पास होती है। और जब एवरेज पावर इन्फिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई वैल्यू होती है, तो उस केस में हमारे पास जो एवरेज पावर है वो अगेन आपकी यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो ये आर्टिकल आया हुआ है पेपर में कई बार। तो ये आर्टिकल सारे लगभग एक जैसे हैं, तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको ज़्यादा याद रखने की कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे है। मतलब यहाँ पे मेमोरी भी आपकी ज़्यादा यूज है। ऐसा नहीं सोचना कि ये ईजी है, ईजी तो होते हैं पर पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं करना कौन सा है, फिर देखने लगते हैं सामने वाला कौन सा कर रहा है, तो सामने वाला जो कर रहा है वही कर दिया, पता लगा उसने भी गलत किया। तो वहाँ पे याद रखने की आपको जो है जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि पी एवरेज विल बी मैक्सिमम, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एफ नॉट का स्क्वायर बाई 2r। जो एवरेज पावर होगी वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी उसकी, एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज टाइम हो गया काफी ज्यादा।